Hello. We are back with some more practice questions. आज हम लोग कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है. दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि हमारा फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस है, ठीक है. प्रैक्टिस करने के बाद मेरे हिसाब से हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नहीं CBSE लेवल पे जो हम लोग अटेम्प्ट ना कर पाएँ, ठीक है. नीट JEE लेवल्स को हम लोग आगे टारगेट करेंगे. स्टार्ट करते हैं. आपके पास पहला क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर. 2 पॉइंट चार्जेस हम लोगों ने आसपास रखे हुए हैं. इसका एक बार डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि आप वर्ड ऑन वर्ड अगर चलते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है. तो Q1 Q2 चार्जेस आसपास रखे हुए हैं. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्जेस. नेचर ऑफ फोर्स पूछा गया है, मतलब या तो वो अट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्सिव हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटीज़. जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है Q1 इज़ लेस दैन ज़ीरो, का मतलब कि Q1 क्या हो गया आपके पास, नेगेटिव चार्ज हो गया, एंड Q2 इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, मतलब कि ये कौन सा हो गया, पॉजिटिव चार्ज, राइट. अब अगर फर्स्ट सिचुएशन को देखें हम लोग, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, तो मतलब फोर्स कैसा हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है. दूसरा केस है आपके पास Q1 इज़ लेस दैन ज़ीरो. Q1 लेस दैन ज़ीरो का मतलब यहाँ पर एक बार फिर से बना लेते हैं फटाफट. Q1 Q2, Q1 लेस दैन ज़ीरो मतलब Q1 नेगेटिव है, और Q2 भी लेस दैन ज़ीरो है, मतलब ये भी नेगेटिव है. और जब आपके पास नेगेटिव फोर्सेस आसपास रखे होते हैं, तो जो नेचर ऑफ फोर्स होता है वो आपका रहेगा रिपल्सिव, राइट. मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज द कूलम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डिपेंड अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द इंटरवीनिंग मीडियम. इंटरवीनिंग मीडियम मतलब उन दोनों के बीच में जो भी मीडियम है उसके ऊपर आपका कूलम्स फोर्स कैसे डिपेंड करता है. तो अगर हम लोग बात करें दो चार्जेस की, Q1 और Q2, इन ये दोनों अभी हमारे वैक्यूम में हैं, ठीक है. तो आपका फोर्स क्या होगा, इफ़ दे आर placed d distance apart, तो force will be equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by d square, ठीक है. ये आपका कहाँ पर है, वैक्यूम में. अब अगर यहीं पर मैं इसको एक मीडियम में रख देती हूँ, इसी सिस्टम को उठा के, ठीक है. चार्ज Q1, d डिस्टेंस दूर, चार्ज Q2 आपने मीडियम में रख दिया है, और इस मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो है एप्सिलॉन मीडियम, राइट. तो यहाँ पर फोर्स आपका कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 बाय d स्क्वायर, राइट. तो यहाँ पर अगर आपको इंस्टेड ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम आपको कांस्टेंट दिया गया है K, जो कि आपके पास होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मीडियम. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वैल्यू होती है इज़ इक्वल्स टू एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट. क्या है ये, रेशियो है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. तो क्या यहाँ से मैं एप्सिलॉन m को लिख सकती हूँ एज K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना. K इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसके साथ मुझे कूलम फोर्स का रिलेशन चाहिए है. तो अगर मैं इस इक्वेशन में F इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई d स्क्वायर करूँ, तो क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि फोर्स और K का आपका इन्वर्स रिलेशनशिप है. मतलब K की वैल्यू बढ़ने से आपकी F की वैल्यू कम होती है, और K की वैल्यू कम होने से आपकी F की वैल्यू बढ़ती है, राइट. तो हाउ डज द कूलम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डिपेंड अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कूलम फोर्स, और इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज हाफ्ड, दो केस सिनारियोज बनेंगे आपके पास. पहला केस Q1 और Q2 आपने दो चार्जेस ले रखे थे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था d. अब इनके बीच का डिस्टेंस जो है हमने हाफ कर दिया है मतलब डिस्टेंस कितना हो गया, d/2.
द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स, फोर्स कितना हो जाएगा, एक बात यहाँ पर बताओ, आपका जो फोर्स है इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, और यहाँ पर जो एफ डैश है फोर्स इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर, विच विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ के Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। मैंने बस इसका स्क्वायर करके और नीचे डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर था उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो इट बिकम्स 4। तो क्या ये पूरी की पूरी वैल्यू ये f के बराबर है, तो हमारा जो f डैश है विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ f। तो हमारा जो नया फोर्स है क्या वो 4 टाइम हो गया है, दैट मीन्स इट बिकम्स 4 टाइम्स। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेस इन एयर, अभी ये एयर में है, आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फटाफट हम लोग एक लाइन पढ़ते ही कोशिश करा करो, आप तभी की तभी डायग्राम बना लो, आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग थोड़ी बेटर हो जाएगी। इन दोनों के बीच में 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, इंटरैक्ट विद सर्टेन फोर्स, इन दोनों के बीच में कुछ एक फोर्स लग रहा है, हम लोग उस फोर्स को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, देख लें एक बार कितना होगा। F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई 20 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। मैंने 10 टू द पावर -2 क्यों किया, क्योंकि मुझे ये सेंटीमीटर गिवन था, तो मैं इसको 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर्स लिख सकती हूँ, बेटर रहेगा। पर आपकी इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप आगे भी देखोगे। ये आपके पास कहाँ पर है, जब ये कहीं पर रखे हुए हैं। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर शुड दीज 2 चार्जेस बी प्लेस्ड इन ऑयल ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 5, ऑयल की रिलेटिव परमिटिविटी आपको दे रखी है 5, टू ऑब्टेन द सेम फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। अब हमने इनको रख दिया है इस पूरे सिस्टम को ऑयल में। एक बात सोच के बताओ अपने आप ही, क्या ये वैल्यू जो है मेरी डिस्टेंस की वो बढ़ जाएगी या घट जाएगी? फटाफट, के की वैल्यू है आपके पास यहाँ पर 5, मुझे नहीं पता अब ये डिस्टेंस डी कितना है, बट मुझे पता है कि जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है वो ज़रूर इतना ही रहेगा, है ना। तो इसको मैं k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे वही यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, 20 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, राइट। अब ये फोर्स इन ऑयल निकालते हैं हम लोग। सिर्फ यहाँ पर ध्यान दो नीचे वाले डायग्राम पे, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ ऑयल इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। और 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑयल को मैंने रिप्लेस कर दिया विद k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर। ये जो F ऑयल है वो मेरा इसके बराबर है, तो इन दोनों को इक्वेट करते हुए अगर मैं यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई 20 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू आपको गिवन है 5, हमने पुट कर दी Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। कैंसिल करेंगे, Q1 Q2 गया आपके पास, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चला गया, तो आपके पास डी स्क्वायर की वैल्यू बची 20 डिवाइडेड बाय 5, 20 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, मेरे हिसाब से आपका हो जाएगा आराम से, डी की वैल्यू आ जाएगी। कंसेप्ट समझ में आया हमारा क्या रहा है यहाँ पर? आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 चार्जेस हैं +2 कूलम और +6 कूलम आर रिपेलिंग ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। ठीक है, बना के देखते हैं एक बार, +2 कूलम और +6 कूलम, 2 फोर्स हो गए, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। क्यों रिपेल कर रहे हैं? क्योंकि दोनों की पोलैरिटी आपके पास यहाँ पर सेम है, तो द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन हियर इज़ 12 न्यूटन्स। If each charge is given -2 coulomb of charge,
अब यहाँ पर आपके पास ये हो गया है +2 कूलम -2 कूलम, और जो यहाँ पर हुआ है वो हुआ है +6 कूलम -2 कूलम। एक बार इनका नेट बताना, ये वाला पूरा का पूरा +2 और -2 कितना हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, +4 कूलम। ठीक है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स। अब बताओ इन दोनों के बीच में फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी। एक आपके पास अनचार्ज है, दूसरा आपके पास +4 कूलम का चार्ज। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले से जाऊँ तो F इज़ इक्वल्स टू K(Q1Q2)/r²। Q1 की वैल्यू आपके पास 0 हो गई है, तो फोर्स आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 0, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाले क्वेश्चंस आपके लिए थोड़े से नए हैं, पर मैं कोशिश करती हूँ आपको अच्छे से समझाने की। 2 इक्वल नेगेटिव चार्जेस आर फिक्स्ड एट पॉइंट्स 0, A एंड 0, -A। एक बार कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे इनको बना के देखते हैं। आपका ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाला वाई एक्सिस हो गया। तो 0, A पॉइंट जो है वो लगभग कहीं यहीं पर होगा। अगर ये डिस्टेंस जो है हमारे पास ये A के बराबर है तो 0, A यहाँ पर होगा, और जो दूसरा चार्ज है वो 0, -A पे है, दैट मीन्स समवेयर हियर। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस आपके पास A है, तो दिस पॉइंट हियर इज़ 0, -A। मेरे पास 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। एक बार इनको थोड़ा सा दूसरे कलर से हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। और आपके पास नेगेटिव चार्जेस हैं इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर। एक पॉजिटिव चार्ज इज़ रिलीज फ्रॉम रेस्ट, उसको रेस्ट से रिलीज़ किया गया है फ्रॉम द पॉइंट 2A, 0 ऑन द एक्स एक्सिस। ये वाला जो पॉइंट हो गया हमारा इस A डिस्टेंस से डबल, दैट मीन्स समवेयर हियर। यहाँ पर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको रेस्ट पे रखा हुआ था हम लोगों ने, इनिशियली इट वॉज एट रेस्ट, से रिलीज़ कर दिया। द चार्ज Q विल बी, हमारे पास ऑप्शंस हैं। एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट ओरिजिन। इसके लिए सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, तो कोई भी एक मीन एक्सिस के अबाउट एक मोशन इस टाइप से होता है कि वो राइट गया एंड देन वो लेफ़्ट आया मीन पोजीशन से, देन वो लेफ़्ट साइड वाली पोजीशन पे मैक्सिमम पोजीशन पे गया एंड देन वो वापस आया। दैट मीन्स एक ऑसिलेटरी टाइप का मोशन, बट एक स्पेशल टाइप का ऑसिलेटरी मोशन जिसके अंदर हम लोगों को पता है कि जो फोर्स होता है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, फ्रॉम द मीन पोजीशन। अगर इस टाइप का ऑसिलेटरी मोशन आपको दिखाई दे तो आप उसको बोल सकते हो इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब एक बार स्टडी करते हैं कि इस केस में हो क्या रहा है। आपके पास यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, सॉरी, यहाँ नेगेटिव चार्जेस हैं। एक बार देखते हैं यहाँ हो क्या रहा है। आपके पास यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज को इन दोनों नेगेटिव चार्जेस की वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा, जिसकी वजह से इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में यहाँ फोर्स लगा। सिंस ये दोनों के दोनों बराबर फोर्सेस हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनका एक रिजल्टेंट फोर्स होगा विच विल बी अलोंग दिस पर्टिकुलर लाइन विच इज़ द एक्स एक्सिस। तो अगर नेट रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली वी कैन से कि यहाँ पर उसका नेट मोशन होगा, इस डायरेक्शन में वो मूव करने की उसकी टेंडेंसी है, तो वो इस पोजीशन से विच इज़ 2A, 0 से वो सेंटर की तरफ आएगा विच इज़ ओरिजिन। अब एक बात बताओ, ओरिजिन पे एग्जैक्टली हुआ क्या है। जब वो पॉजिटिव चार्ज ओरिजिन पे है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज A डिस्टेंस दूर उसको अट्रैक्ट करेगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज A डिस्टेंस दूर उसको अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक फोर्स इधर लग रहा है उसको और एक फोर्स इधर लग रहा है जो कि बराबर है। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो उसके ऊपर नेट फोर्स लगने वाला है वो 0 हो रहा है, हाँ या ना। बट क्या वो मोशन अपना यहाँ पर आके स्टॉप कर देगा। एक बात याद रखो आप लोग, एक कंसेप्ट होता है विच इज़ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब वो यहाँ से जा रहा है, कोई उसको रोकेगा नहीं तो वो तो आगे चलता रहेगा ना।
यहाँ पर जो मोशन उसका इस डायरेक्शन में है, जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इस डायरेक्शन में है, तो आप ये मत बोलना कि मैम इस पोजीशन पे आके नेट फोर्स तो उसका ज़ीरो हो गया तो उसको तो स्टॉप कर जाना चाहिए। बट ये बात भी ध्यान रखो ना कि अगर उसका मोशन इस डायरेक्शन में है, ये नेट फोर्सेस तो इस डायरेक्शन के ज़ीरो हुए हैं, वो शूट आउट करके जाएगा आगे ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। वो इस पोजीशन से शूट आउट करके आगे जाएगा। मान लेते हैं वो किसी एक इस पोजीशन पे पहुंच गया है, तो यहाँ पहुँचने के बाद उसकी टेंडेंसी इसी डायरेक्शन में जाने की है, विच इज़ द मोशन उसका जो अर्लियर मोशन था उसका लेफ्ट साइड में वो जा रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अब फोर्स किस तरफ लग रहे हैं, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इसको यहाँ अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इसको यहाँ अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स एक रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर लग रहा है और उसका मोशन इधर हो रहा है, राइट। तो मोशन इधर, फोर्स इधर। क्या मैं ये बात कह सकती हूँ कि धीरे धीरे करके यहाँ पर एक पोजीशन आएगी जहाँ पर सारा का सारा रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा एंड वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। जैसे ही उसकी वेलोसिटी यहाँ पर ज़ीरो हुई है, वो वापस अपना इधर मोशन स्टार्ट कर देगा एंड द मोशन विल गो लाइक दिस। दैट मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज जो है आपका, वो पहले लेफ्ट में जाएगा टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस, फिर वो राइट में जाएगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमें इतना समझ में आ गया कि हाँ ऑसिलेटरी टाइप का मोशन ज़रूर है ये। तो इसमें से सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, मूव टू द ओरिजिन एंड रिमेन एट रेस्ट, ऐसा नहीं हो रहा है। हाउएवर मैं सच बता रही हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की टेंडेंसी होती है ये कहने की कि मैम ओरिजिन पे आके तो नेट फोर्स उसका ज़ीरो हो गया तो उसको रुक जाना चाहिए। बट आप भूल गए ना, यहाँ पर आपका एक प्रॉपर्टी है इनर्शिया की, इनर्शिया ऑफ मोशन की, कि मैं चल रहा हूँ तो मैं चलते ही रहूँगा, राइट। वो शूट आउट करके आगे जाएगा, हमेशा जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। मूव टू इन्फिनिटी का भी कोई कंसेप्ट नहीं है। जब उसको एक वापस लगने वाला फोर्स है, उसको वापस ओरिजिन पे खींच के लेकर आएगा वो, तो इन्फिनिटी तक तो वो जा नहीं सकता। एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी मोशन, ये भी हमें समझ में आ गया कि वो ऑसिलेटरी मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। कन्फ्यूजन ये है कि क्या वो ऑसिलेटरी मोशन का स्पेसिफिक पार्ट विच इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं। तो एक बात बताओ, जो आपका फोर्स है क्या मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है या नहीं। ये वाला कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ये डिपेंडेंस है डिस्टेंस के साथ, बट सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपका जो फोर्स है शुड बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन, जो कि हमें यहाँ पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इट विल नॉट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट एग्जीक्यूट्स ऑसिलेटरी मोशन। परफेक्ट, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है आपका। 2 पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव टाइप के आयंस हैं आपके पास, ठीक है। ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ क्यू, दोनों के ऊपर चार्ज प्लस क्यू हो गया, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। फटाफट बना लेते हैं क्योंकि हम लोगों को बनाना बहुत अच्छा लगता है डायग्राम। क्यू और क्यू चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी। एफ आपके पर ऊपर इसके फोर्स लग रहा है रिपल्शन का बिटवीन द आयंस। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है हर आयन से। काफ़ी क्वांटाइजेशन भी लगेगा, फोर्स भी लगेगा। फटाफट देख लेते हैं एक बार। आपको फोर्स दे दिया है, जो वेरिएबल्स दिए गए हैं सबसे पहले वो लिख लिया करो आप, ठीक है। ब्लैक पेन से लिख रहे हो ब्लैक पेन से लिख लो, या फिर हाइलाइटर ले रखा है तो, सॉरी मैंने हाइलाइटर नहीं चूज़ किया, हाइलाइटर ले रखा है तो हाइलाइटर से इनको सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने। अब एक बात बताओ, इनका फोर्स कितना होगा। तो F इज़ इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। Q1 Q इंटू क्यू कर दिया मैंने, सीधा क्यू स्क्वायर लिख दिया, राइट। लिख सकते हैं। अब जो चार्ज है इनके ऊपर विच इज़ Q, क्या वो हमारा N इंटू ई के बराबर है ना। और N ही तो मुझे निकालना है, N इज़ इन क्वेश्चन, राइट। तो मैंने क्या किया, इस Q को यहाँ पर पुट कर दिया, तो आपके पास आ जाएगा F इज़ इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर को N स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर।
और सिंस मुझे यहाँ पर आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिखाई दे रहा है हर ऑप्शन में, तो के को भी रिप्लेस कर देते हैं विद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास आ गया n स्क्वायर ई स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। अब n को एक तरफ रखो, बाकी सारे वेरिएबल्स को दूसरी तरफ ले जाओ, तो f इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आई, फटाफट n की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट f डी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर। ऑप्शन देख लो आप, इसमें से कौन सा सही है, ये वाला, परफेक्ट, ये वाला हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन when they are 1.6 एमस्ट्रॉन्ग अपार्ट इज। लैंग्वेज थोड़ी सी अचानक से लंबी हो गई है कि सेंटेंस में सारे वर्ड्स हो गए हैं। आपसे पूछा गया है एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वो किस रेट से एक्सेलरेट करेगा जब एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम लोगों ने 1.6 एमस्ट्रॉन्ग दूर रखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहली बात, हम लोगों ने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा है और एक प्रोटॉन रखा है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1.6 एमस्ट्रॉन्ग। कन्वर्ट कर लो, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर्स, ये हो गया आपका। अब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये उसका इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे टुवर्ड्स ईच अदर इस तरीके से। और सिंस इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो मैं वहाँ से आराम से एक्सेलरेशन निकाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे मास के बारे में भी नॉलेज है। तो एक बार फोर्स निकालते हैं, व्हाट इज़ द फोर्स दैट इज़ एक्टिंग बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। तो F इज़ इक्वल्स टू के इंटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जो कि आपके पास है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, चार्ज ऑन ए प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। फॉर्मूले में मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कभी भी यहाँ पर चार्ज जो अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव साइन मत लगाओ। नेगेटिव और पॉजिटिव आपको डायरेक्शन बता देगा, आपने उसको यूज़ कर लिया डायरेक्शन पता करने के लिए। अब उसके अंदर दोबारा फॉर्मूले में लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये हम स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपका डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 होल स्क्वायर। ये आपके पास फोर्स आ गया। के की वैल्यू भी हम लोग पुट कर ही देते हैं यहाँ पर, के को क्यों छोड़ा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, वैक्यूम में ही मान के चलते हैं इनको। अब फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी उतना लग रहा है, फोर्स प्रोटॉन के ऊपर भी इतना ही F लग रहा है। क्या मैं बोल सकती हूँ कि फोर्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग ये डिराइव करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है और उसको मैं इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर दूं, दिस इज़ द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू ए, तो क्या ये मुझे एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे देगा? तो आपको सिंपल करना है, ए ई इज इक्वल्स टू एफ, यहाँ से उठा के ले आओ पूरा का पूरा लंबा चौड़ा सा जो वैल्यू है आपके पास, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 multiplied by 1.6 into 10 to the power minus 19 divided by 1.6 into 10 to the power minus 10 1.6 एक और है, divided by mass of an electron, जो कि आपके पास हो जाएगा 9.1 into 10 to the power minus 31। बहुत सारी चीज़ें कटती हुई दिखाई दे रही है मुझे, 1.6 ये गए सारे वैल्यूज़, 9 और 9.1 को भी काट दो क्योंकि मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, वैल्यूज़ लगभग इसी ऑर्डर की। तो आपके पास बचा 10 टू द पावर 9 माइनस 19 प्लस 10 प्लस 31। इसको हम लोग सॉल्व कर लेना प्लीज़, मैं इसे सॉल्व मत करवाओ। दिस इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने ऑप्शंस में थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होंगे। ठीक है, 10 टू द पावर जो भी आपका यहाँ इसको सॉल्व करके आएगा। मूविंग फॉरवर्ड, 2 पॉइंट चार्जेस हैं आपके पास ए और बी, हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। किस टाइप का फोर्स हो गया? अट्रैक्टिव टाइप का।
आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, कुछ डिस्टेंस दूर रखे हुए हैं, एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ. If 25% charge of A is transferred to B, then the force between the charges becomes. ओहो, कितना चार्ज ट्रांसफ़र कर दिया हम लोगों ने. 2 पॉइंट चार्जेस. ये पोजीशन A बोल देते हैं हम लोग, ये वाली पोजीशन B बोल देते हैं. यहाँ पर आपके पास रखा है प्लस Q चार्ज और यहाँ आपके पास रखा है माइनस Q चार्ज. ठीक है, कुछ डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस लिखा है, D ले लेते हैं इसको, और इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है F. मैं एक बात बता देती हूँ, यहाँ पर ये वेरिएबल्स गिवन है मुझे जो मैंने हाईलाइट करे हैं. D हमें गिवन नहीं है. ठीक है. इफ़ 25% ऑफ चार्ज A, Q का 25% कितना होगा एक बात बताओ. 25% ऑफ Q इज़ इक्वल्स टू मेरे हिसाब से Q/4 है ना. ये 1/4 हो गया ना, तो Q/4 इसमें से ले लिया तो ये कितना बच गया, प्लस Q माइनस Q/4 है ना. और इसको भी D डिस्टेंस दूर, इस ट्रांसफ़र टू B में कर दिया तो माइनस Q माइनस Q/4 प्लस Q/4 उसमें जाके दिया है ना उसमें. ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपके पास 4Q माइनस Q विच इज़ 3Q/4 D. यहाँ पर आपके पास आ गया 4 माइनस 3Q/4. ठीक है, अब यहाँ का फोर्स कितना है, F इज़ इक्वल्स टू K Q इंटू Q/D² है ना. यहाँ का फोर्स कितना है, F' ले लेते हैं इसको, इज़ इक्वल्स टू K 3Q/4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई D². ठीक है, K टाइम्स ऑफ 3 3s are 9, 4 4s are 16, Q²/D². तो इट्स इक्वल्स टू 9/16 ऑफ K Q²/D². अब ये भी आपके पास K Q²/D² था. K Q²/D² इक्वल्स टू F है, तो यहाँ पर इस पूरे इसको मैं F लिख रही हूँ, तो F' इज़ इक्वल्स टू 9/16 टाइम्स ऑफ F. नया फोर्स कितना हो गया, 9/16 ऑफ F. थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट आपके जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आपको न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं. क्वेश्चन एक बार देखते हैं. आपके पास 2 charges 2 microcoulomb and 8 microcoulomb are separated by 6 centimeter. The neutral point is at. सिंपल एंड सोबर आपके पास एक लाइन में क्वेश्चन ख़त्म कर दिया इन्होंने. 2 चार्जेस लिए हैं, एक आपके पास 2 माइक्रोकूलम का लिया है और दूसरा जो चार्ज है वो है 8 माइक्रोकूलम का. ठीक है, दोनों की एक बात बताओ, पोलैरिटी आपको पॉजिटिव एंड पॉजिटिव दे दी है. ठीक है, और इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 6 सेंटीमीटर्स है. द न्यूट्रल पॉइंट इज़ एट. सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि न्यूट्रल पॉइंट है क्या चीज़. न्यूट्रल पॉइंट आपका ऐसा पॉइंट हो जाएगा जहाँ पर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो लगे इन दोनों चार्जेस की वजह से. ठीक है, अब एक बार 3 जगह पे पॉइंट्स लेके देखते हैं. सिर्फ इस एक्सेस के अबाउट देख रहे हैं अभी हम लोग. एक पोजीशन हम लोग ये वाली कंसिडर करते हैं, पॉइंट ए समवेयर विच इज़ टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ 2 माइक्रोकूलम. एक पॉइंट बी ले लेते हैं जो कि आपके इन दोनों के बीच में है, और एक पॉइंट सी ले लेते हैं जो कि टुवर्ड्स राइट ऑफ 8 माइक्रोकूलम हो गई. अब इन 3 पोजीशंस पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग फोर्स की डायरेक्शन को देखेंगे और कुछ नहीं देख रहे हैं. कलर चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारी लाइफ में कलर्स आए. पॉइंट ए पे आपके पास मान लेते हैं कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है. ठीक है, तो इस पॉजिटिव की वजह से जो 2 माइक्रोकूलम हो गया यहाँ पर, तो ये रिपेल करेगा, यहाँ पर होगा. 8 माइक्रोकूलम भी इसको रिपेल करेगा, यहाँ आएगा. तो जो ए पॉइंट पे है, कभी भी नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो तो हो नहीं सकता. ऐसे ही बी सी पॉइंट पे अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा 2 माइक्रोकूलम की वजह से, और 8 माइक्रोकूलम की वजह से भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. तो यहाँ पर भी ऐसा तो है नहीं कि नेट फोर्स ज़ीरो हो गया, तो नेट फोर्स इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. पर अगर पॉइंट बी पे मैं एक पॉजिटिव चार्ज ला के रख दूँ तो 2 माइक्रोकूलम इसको रिपेल करेगा इधर, 8 माइक्रोकूलम इसको रिपेल करेगा इधर, है ना. ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन ये पॉइंट मैंने कहाँ रखा है. आपको वही पॉइंट निकालना है कहाँ है. ठीक है,
लेट अस एज्यूम कि ये x डिस्टेंस दूर रखा हुआ है, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 6 - x। इसको सेंटीमीटर्स में ही छोड़ देते हैं, अपनी लाइफ को और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे दिख गया आंसर्स में हर जगह सेंटीमीटर्स है, ठीक है। और अगर बाई चांस आपके पास ऑप्शन नहीं है तो सेंटीमीटर्स में निकाल लो, लास्ट में कन्वर्ट कर देना, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आपके पास बी पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम, बी पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कोई चार्ज क्यू प्लेस्ड है, ठीक है। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम चार्ज हो जाएगा आपके पास के क्यू, जो कि बी पॉइंट पे है 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय x², ठीक है। ऐसे ही आप निकालोगे फोर्स ऑन पॉइंट बी, किसकी वजह से, ड्यू टू 8 माइक्रोकूलम, ठीक है। कितना हो जाएगा, के क्यू 8 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 6 - x का होल स्क्वायर। अब ये जो फोर्सेस हैं, ये वाला और ये वाला, डायरेक्शन इन दोनों की एक इधर है, एक इधर है, ऑपोजिट है, ये दोनों को कैंसिल करना है, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं हम लोग, इक्वल होंगे तभी तो कैंसिल करेंगे ना। तो के क्यू 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय x² इज इक्वल्स टू के क्यू 8 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 6 - x का होल स्क्वायर। के से के क्यू गया, 10⁻⁻6 ये गया आपके पास 2, यहाँ पर 4 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करा तो 6 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x², ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, सिंपल, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि मैं इस स्क्वायर को नहीं खोलने वाली हूँ। आपके पास आ जाएगा 6 - x इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है। लाइफ को आसान बनाना सीखो, मुश्किल नहीं। तो आपके पास आ गया 6 इज इक्वल्स टू 3x, x इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू आ गई आपके पास 2 सेंटीमीटर। मतलब कि जो मेरा न्यूट्रल पॉइंट है वो 2 माइक्रोकूलम से 2 सेंटीमीटर पे है, और 8 माइक्रोकूलम से 6 - 2 दैट इज़ 4 सेंटीमीटर दूर है। बात समझ रहे हो। अब ऑप्शंस में देखो, यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास 2 आई है, तो 2 माइक्रोकूलम से 2 सेंटीमीटर दूर, क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है, ये रहा आपके पास, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट वाले क्वेश्चंस आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लीज़ इनको एक बार ध्यान से देखेंगे। एक इसकी वैरायटी जो है, एक और ये आ सकती है कि आपके पास सेम पोलैरिटी दे दी ना, अभी तो ऑपोजिट पोलैरिटीज़ हो जाएं, अगर ये पॉजिटिव हो जाए ये नेगेटिव हो जाए, तो आपका इनके बीच में न्यूट्रल पॉइंट कभी भी नहीं आ सकता। सोच के देखो, अब आपके पास एक ये पॉजिटिव चार्ज है और एक यहाँ नेगेटिव चार्ज है। अगर इन दोनों के बीच में मैं कोई भी एक चार्ज लेती हूँ, मान लेते हैं ये पॉजिटिव ले लिया, तो ये इसकी वजह से रिपेल करेगा इधर, है ना, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये अट्रैक्ट करेंगे इधर, तो ओवरऑल इधर फोर्स आ गया ना, कैंसिल तो कोई किसी को करेगा नहीं, ऐड करेंगे तो एक दूसरे में। तो आपका न्यूट्रल पॉइंट या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, ठीक है, वो हम लोग निकालेंगे, वो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। इसी को यहाँ पर माइनस करके ट्राई करना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है, साइड्स ए एंगल्स 60 60 60, ठीक है, ये हो गए एज शोन इन द फिगर। The force experienced by the charge placed at the vertex A is in a direction normal to BC. Normal to BC is perpendicular to BC. ठीक है, इस डायरेक्शन में उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है आपको वो इवैल्यूएट करना है। तो एक बार अगर मैं ये ट्राइंगल को दोबारा ड्रॉ करूँ थोड़ा सा बड़ा, ताकि मैं थोड़ा और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ट्राइंगल इक्विलेटरल तो नहीं लग रहा है, बट चलो ठीक है, काम चला लेंगे हम लोग। 3 चार्जेस +q - q एंड +q, ये है मेरा पॉइंट इन क्वेश्चन, ठीक है।
फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड एट वर्टेक्स ए। अब एक बात बताओ, आपके पास ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, ऑपोजिट पोलैरिटी हो गई। सिर्फ इधर ध्यान दो कि इसके ऊपर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा है, तो ये अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। सेंट्रल फोर्स है, सेंटर ऑफ दिस चार्ज है, सेंटर ऑफ दिस चार्ज लीनियर एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग लगेगा, ठीक है। अब दूसरा चार्ज जो है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, रिपेल करेगा इसी लाइन के अबाउट आपका यहाँ पर। बात समझ में आ गई? क्या मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क है? ये पॉइंट बी हो गया, पॉइंट सी हो गया, पॉइंट ए हो गया, ठीक है। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी लिख रही हूँ मैं, ये इज इक्वल्स टू के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, क्योंकि साइड ऑफ द ट्राइंगल इज ए। फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, ठीक है, चार्ज प्लेस्ड एट सी, के क्यू बाई ए स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तो मेरे को दिख रहा है दोनों का सेम है, ये हो गया और ये हो गया। बात है डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ यहाँ पर आएगा। मेरा वेक्टर थ्योरम यही कहता है। इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल कितना, एक बार बताओगे आप? ये आपके पास 60 डिग्री है, ठीक है। ये आपके पास पूरा 180 डिग्री है, 180 में से 60 चला गया तो आपके पास कितना बचा? 120 डिग्रीज, ठीक है। तो अगर एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर एक दूसरे से 120 डिग्री पे हैं और दोनों की वैल्यू एफ और एफ है, तो रिजल्टेंट इनके बीच से निकलेगा, है ना। बीच से यहाँ से निकल गया आपके पास रिजल्टेंट, विच इज़ 60 यहाँ से और 60 यहाँ से, ठीक है। जो भी आपके पास रिजल्टेंट आया फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, क्या वो फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में है, नॉर्मल टू बी सी, ये बी सी है, इसका नॉर्मल मतलब इससे परपेंडिकुलर, क्या इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है? तो मुझे तो नहीं दिख रहा। सारा का सारा रिजल्टेंट मेरा इस तरफ जा रहा है, तो आंसर हियर विल बी 0, ठीक है। अगर आपसे ऑब्वियसली इधर पूछेंगे तो आप आराम से अपना वेक्टर सम लगा लेना, ठीक है। कौन सा? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, एफ रिजल्टेंट, इन दोनों को हम लोग एफ और एफ लिख देते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू कॉस 120 डिग्रीज, और आपको आराम से रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और डायरेक्शन हम लोगों को पता चल चुकी है, इज़ हियर। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर थे, इस वजह से रिजल्टेंट इन दोनों के बीच से निकलेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two small charges, each having the charge plus q, are suspended by insulating threads of length l। मतलब कि आपके पास कुछ एक इस टाइप का सिस्टम है जहाँ पर दो चार्जेस हैं, एक लेंथ l के थ्रेड से यहाँ पर q चार्ज एंड q चार्ज जैसे सस्पेंडेड है। क्या अगर इन दोनों की पोलैरिटी प्लस और प्लस है तो हमें ये बात समझ में आती है कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम इस तरीके से तो ऑब्वियस सी बात है रह नहीं पाएगा। इफ़ दिस अरेंजमेंट इज़ टेकन इन स्पेस वेयर देयर इज़ नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट, अगर ग्रेविटेशन इफेक्ट होगा तो नीचे हमारे पास सिंस इस चार्ज क्यू का कुछ ना कुछ मास भी होगा तो यहाँ पर mg लगेगा और यहाँ पर भी mg लगेगा, और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को रिजल्टेंट यहाँ फोर्स लगाएंगे तो इनका रिजल्टेंट इधर आएगा, इन दोनों का, और इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, ठीक है। अब ये वाला फोर्स और ये वाले फोर्स का भी रिजल्टेंट कुछ आएगा, तो उस केस सिनारियो में तो हम लोगों को देखना नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें मेंशन कर दिया कि कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स द ओनली फोर्स दैट इज़ एक्टिंग बिटवीन दीज टू चार्जेस इज आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। देन द एंगल बिटवीन द टू सस्पेंशंस एंड द टेंशन इन ईच विल बी, कितना सस्पेंशन में एंगल होगा, ये एक दूसरे को रिपेल कर करके ना ये एक ऐसे सिस्टम पे पहुँच जाएंगे जहाँ पर ये वाला आपके पास मीन पोजिशन हो गई, ये वाली लेंथ L हो गई, यहाँ पर चार्ज आपके पास Q आ गया, और सेम यहाँ पर लेंथ L हो गई और ये वाला चार्ज आपके पास Q आ गया, ठीक है। सिंस यहाँ पर दिस इज़ द थ्रेड या फिर दिस इज़ द स्ट्रिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, इस ओवरऑल की लेंथ आपके पास 2L हो गई। आपको पूछा गया है कि व्हाट इज़ द टेंशन अलोंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, तो सबसे पहली बात ये टेंशन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से है, तो हम लोग बोलेंगे F इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q इंटू Q डिवाइडेड बाय 2L स्क्वायर। यही फोर्स जो है हमारा वो ही मेरी टेंशन बन रही है। दैट मीन्स माई टेंशन इज इक्वल्स टू 1/4 Q स्क्वायर बाय 2L स्क्वायर एंड द एंगल बिटवीन द टू चार्जेस इज़ 180 डिग्री। तो मेरे हिसाब से आपके पास ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा 1। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास 4 चार्जेस हैं दैट आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD आपके पास स्क्वायर हो गया। दैट मीन्स सारी साइड्स आपके पास बराबर हैं, ठीक है। द फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज़, और उसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं बताना है। मेरे हिसाब से यहाँ पर सिर्फ हम लोगों को डायरेक्शन के साथ डील करना है। तो एक बार इस फिगर को हम दोबारा थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इधर आपके पास प्लस Q चार्ज है, प्लस Q, इधर आपके पास प्लस 2Q है, इधर आपके पास प्लस Q और इधर माइनस 2Q, ठीक है। हम लोगों को चाहिए है फोर्स एट द सेंटर। परफेक्ट। सेंटर पे आपके पास कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है इस टाइप से। अब एक एक करके फोर्स देखते हैं कि ये चारों चार्जेस की वजह से फोर्स कितना लग रहा है हमारा। ये पोजीशन A है हमारी, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो मेरे हिसाब से रिपेल करेगा। उसकी डायरेक्शन कुछ यहाँ पर होगी। परफेक्ट। ये आपके पास पॉजिटिव 2 टाइम्स ऑफ Q है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी रिपेल करेगा। और जो रिपल्शन फोर्स होगा, मैग्नीट्यूड जो है इन कंपैरिजन टू द फोर्स बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच का वो डबल होगा। क्यों? क्योंकि ये आपको 2 टाइम्स ऑफ Q दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एरोज़ जो है ना, थोड़ी सी लेंथ उनकी अलग अलग बनाई है कि ये वाले की जो फोर्स F है, तो ये वाला फोर्स आपके पास 2F के बराबर है। लिख भी देते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा आसान रहेगा, F और 2F। अब तीसरे चार्ज की वजह से देखते हैं प्लस Q। तो अगर आपके पास ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो आपको यहाँ पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ये वाला भी हमारा F के बराबर ही होगा, ठीक है। तो इतना तो हो गया कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये तो ख़त्म हो गया हमारा। अब बात करते हैं ये वाला चार्ज -2Q और ये वाला पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद द फोर्स विच विल बी इक्वल्स टू 2F। तो जो आपका नेट फोर्स आया है, मेरे हिसाब से इट विल बी इक्वल्स टू 2F प्लस 2F विच इज़ 4 टाइम्स ऑफ F। और उसकी डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन मुझे दिखाई दे रही है अलोंग BD, ठीक है। तो वो अलोंग डायगनल BD है। तो ऑप्शन 3 इज़ आर करेक्ट आंसर, अलोंग BD। मैग्नीट्यूड आपसे निकालने के लिए पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड भी मेरे हिसाब से आप निकाल सकते हो। F की वैल्यू जो है वो हो जाएगी Q इंटू जो भी चार्ज आपने सेंटर पे ले रखा है, लेट अस से इट इज़ कैपिटल Q, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अगर ये मेरे पास A है, ये मेरे पास A है, विच इज़ द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो जो डायगनल होती है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो जाता है ना हमारा। ये वाला जो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो जाता है। ये A है, ये A है, तो ये √2 टाइम्स ऑफ A होगा। और हम लोगों को लेंथ चाहिए ये वाली, तो हाफ ऑफ होगा, मतलब √2A का हाफ, विच विल बी इक्वल्स टू A बाय √2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो A बाय √2 का स्क्वायर। ये आपके पास फोर्स है, ये 2 टाइम्स ऑफ F है, 2 टाइम्स ऑफ F है, नेट आपके पास 4 टाइम्स ऑफ F है, आप आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ चार्ज 5 माइक्रोकूलम फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम ऑन द लाइन जॉइनिंग 2 चार्जेस। 2 चार्जेस कौन से हैं? -4 माइक्रोकूलम और 16 माइक्रोकूलम, सेपरेटेड बाय 9 सेंटीमीटर। विल द पोजीशन चेंज फॉर एनी अदर वैल्यू ऑफ चार्ज Q। एक बार सॉल्व करके देखते हैं। आपके पास जो 2 चार्जेस हैं वो हैं -4 माइक्रोकूलम, ये वाला हो गया आपका, और दूसरा जो है उससे 9 सेंटीमीटर्स दूर यहाँ पर है 16 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब आपको बताना है कि 5 माइक्रोकूलम का चार्ज, जो ये वाला चार्ज हो गया, इसको मैं कहाँ रखूँ अलोंग दिस पर्टिकुलर लाइन, ठीक है।
कि वो इक्विलिब्रियम में हो जाए। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो आपका ज़ीरो हो जाए। ठीक है, परफेक्ट। अब वही बताना है। अब एक बात सोच के देखो, मान लेते हैं एक केस सिनारियो जहाँ पर हम लोगों ने उस पॉजिटिव टाइप के चार्ज को, मैग्नीट्यूड को अभी छोड़ दो, सिर्फ डायरेक्शंस के साथ डील करते हैं। ये +5 माइक्रोकूलम चार्ज को मैंने कहीं यहाँ सेंटर में रखा है, इन दोनों के बीच में। तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपके पास पॉजिटिव टाइप का चार्ज है और ये भी पॉजिटिव टाइप का चार्ज हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दैट मीन्स आपके पास फिर से इस डायरेक्शन में फोर्स आ गया। इन दोनों फोर्सेस को आप ऐड करोगे तो इस डायरेक्शन में आपके पास एफ नेट आ जाएगा, राइट। दैट मीन्स मेरा चूज़ करना ये पोजिशन इन द सेंटर विल बी रॉन्ग, बिकॉज सेंटर के केस में आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आ सकती, आपका नेट फोर्स ज़ीरो नहीं हो सकता। तो एक कंडीशन हम लोग यहाँ लेते हैं जहाँ पर ये मैंने पॉजिटिव चार्ज को इधर रखा हुआ है टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अभी इस पोजीशन पे क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा एंड द फोर्स विल बी अलोंग दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। और ये वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज फिर से अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा? रिपेल होगा, जो कि इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे ही आपके पास इसको पोजीशन ए ले लेते हैं और यहाँ पर मैं एक पोजीशन बी ले लेती हूँ। ठीक है, अभी इस पोजीशन बी पे भी तो यही सेम चीज़ हो रही है। अगर मेरा यहाँ पर वो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज वो अट्रैक्ट होगा, दैट मीन्स इधर फोर्स, एंड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज रिपेल होगा विच विल बी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पर तो फिर से मेरा कैंसिल होने का सिनारियो बन रहा है। तो आउट ऑफ पोजिशन ए एंड बी हम लोग कौन सी बताएं? अब एक बात बताओ, ये मैग्नीट्यूड पे ध्यान दो, ये है -4 के पास और ये है 16 माइक्रोकूलम के पास। ठीक है, एक बार हम दोनों केस सिनारियोज का देख लेते हैं। लेट दिस बी एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम दिस 4 कूलम चार्ज। ठीक है, अब बताओ एक बार, फोर्स ड्यू टू -4 कूलम इज इक्वल्स टू, मुझे चाहिए फोर्स ड्यू टू 16 माइक्रोकूलम चार्ज। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा k -4 इंटू 10 टू दी पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इज इक्वल्स टू k 16 इंटू 10 टू दी पावर -6 5 इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाई 9 प्लस x का होल स्क्वायर। एक बात याद रखना, मैंने इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट नहीं करा, तो मेरा आंसर जो x की वैल्यू आएगी वो भी सेंटीमीटर्स में ही आएगी। ठीक है, मैंने अपनी कैलकुलेशंस को आसान रखने के लिए ऐसा किया है। ये सारी वैल्यूज़ जो है मेरी कैंसिल हो रही है, ये मैं कैंसिल करती जा रही हूँ। 4 से यहाँ पर 4 आ जाएगा, 5 और ये 5 कैंसिल हो गया है। ठीक है, यहाँ वैसे पोलैरिटी की आपको ज़रूरत नहीं थी तो इसको आप हटा सकते हो। आपके पास आ गया 1/x² इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 9 प्लस x का होल स्क्वायर। इसका रूट ले लिया मैंने, तो 1/x इज इक्वल्स टू 2 9 प्लस x सॉल्व करा आपने, 9 प्लस x इज इक्वल्स टू 2x, तो x इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से इसको 9 सेंटीमीटर्स दूर रखूँगी तो आपके पास न्यूट्रल पॉइंट जो है वो आ जाएगा। पॉइंट बी पे आपका न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बात बताओ, आपके पास ये वाला चार्ज जो कि कम मैग्नीट्यूड का है, ये ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है, तो मुझे एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो कम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास हो। ठीक है, इसका इफ़ेक्ट इस पॉइंट पे या इसका फोर्स इस पॉइंट पे ज़्यादा होगा क्योंकि ये पास हो गया। ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं 16 माइक्रोकूलम जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसको दूर रख सकती हूँ।
बट इसका वाइसा वर्सा अगर हम लोग देखें पॉइंट बी के केस में क्या हो रहा है, आपके पास ये कम मैग्नीट्यूड का चार्ज इस पॉइंट से दूर है, ठीक है। तो इसका इफ़ेक्ट वैसे तो इसके मैग्नीट्यूड की वजह से वैसे ही कम था, अब और भी कम हो जाएगा इस पॉइंट पे। और ये वाला जो चार्ज हो गया जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और इसको मैंने इस पॉइंट के पास भी रख दिया, तो इसका इफ़ेक्ट जो है इस पॉइंट पे ओवरऑल और भी ज़्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स आपको जो न्यूट्रल पॉइंट चाहिए या जो आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसे पॉइंट पे मिल सकती है जो कि पास हो कम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के, ठीक है। तो पॉइंट बी इज़ नॉट द केस और पॉइंट बी इज़ नॉट द आंसर टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम। आपका इक्विलिब्रियम विल ऑलवेज कम टू द पॉइंट जो आपका कम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास में होगा, और ये तब होगा जब ये दोनों की पोलैरिटी ऑपोजिट होगी। अगर सेम पोलैरिटी हो, मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले एक किया है डिस्कस, जिसमें न्यूट्रल पॉइंट इन दोनों के सेंटर में कहीं पर आता है। बात समझ में आ रही है? मूविंग फॉरवर्ड, 2 point charges 4e and e each at a separation r in air। आपके पास 2 point charges हैं 4 times of e और दूसरा e, जिनके बीच में एक separation r है। exerts force of magnitude f। they are immersed in a medium of dielectric constant 16। अब इनको इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में डाल दिया है तो फोर्स ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा, हमारा कुछ फोर्स एफ डैश हो गया। व्हाट शुड बी द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस सो दैट द फोर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। हमें सेपरेशन ऑब्वियस सी बात है चेंज हो जाएगा अगर हम फोर्स को सेम रखना चाहते हैं तो एक बात बताओ, सबसे पहला केस यही वाला ले लो जिसमें ये वैक्यूम में रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास फोर्स एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के इंटू 4e मल्टीप्लाइड बाई ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। परफेक्ट। इसको मैं लिख देती हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e इंटू ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब जब आप दूसरे मीडियम में गए जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 16 है तो आपने कुछ सेपरेशन आर डैश कर दिया है, फोर्स उतना ही है एफ, कितना हो जाएगा 1/4 पाई के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। मीडियम में ऐसा ही हो जाता है 4e डिवाइडेड बाई आर डैश का स्क्वायर। ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, इनको हम लोग इक्वेट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e इंटू ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट 4e इंटू ई डिवाइडेड बाई आर डैश स्क्वायर। कैंसिल कर दिए ये सारे वेरिएबल्स, आपके पास बचा 1/r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/k आर डैश स्क्वायर। परफेक्ट। तो आर डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई के, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर ले गई हूँ और इसको मैं उठा के यहाँ ले आई हूँ, मतलब मुझे नया डिस्टेंस चाहिए इन टर्म्स ऑफ द पुराना वाला डिस्टेंस। तो आपके पास आर डैश की वैल्यू आ जाएगी आर डिवाइडेड बाय रूट के, और रूट के मतलब रूट 16 इज इक्वल्स टू आर बाय 4। जो डिस्टेंस पहले अगर आर था तो डिवाइडेड बाय 4 कर दो, आपके पास इस डिस्टेंस दूर रखेंगे ताकि मेरा फोर्स जो है वो बराबर रहे, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर्स। आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की मेरे हिसाब से प्रॉपर्टीज सबको पता होती होंगी कि तीनों साइड्स जो हैं आपके पास बराबर हैं, विच विल बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर जो गिवन है, और यहाँ पर हर एंगल जो होता है आपके पास 60 डिग्री का मेजर होता है उसका, ठीक है। अगर ये ट्राइंगल ABC इस टाइप से है। नेक्स्ट पार्ट है D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। जो D पॉइंट है मेरा समवेयर हियर, ये B और C का मिड पॉइंट है। चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम माइनस 100 माइक्रोकूलम एंड 75 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट B, C एंड D। मतलब यहाँ पर 100 माइक्रोकूलम है, C पर 100 माइक्रोकूलम है
और जो डी पोजीशन है इस पर हमारा 75 माइक्रोकूलम चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव है, सॉरी। रिस्पेक्टिवली व्हाट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट ए पोजीशन पे आपके पास 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, आपको फोर्स बताना है उसके ऊपर कितना लग रहा है, ठीक है। इसके लिए हमें थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत होगी। हम लोग यहाँ पर दोबारा अपना डायग्राम बनाते हैं। आपके पास ये ट्राइंगल हो गया, पोजीशन ए, बी एंड सी, ठीक है। इधर आपके पास है +1 माइक्रोकूलम, ये वाली पोजीशन आपके पास डी हो गई। इधर 100 माइक्रोकूलम पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव 75 माइक्रोकूलम और यहाँ नेगेटिव 100 माइक्रोकूलम, यही गिवन है। और साथ में मेरे पास गिवन है कि ये 10 सेंटीमीटर्स है। सेंटीमीटर्स को अभी सेंटीमीटर्स ही रहने देते हैं, उसके साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आंसर अगर आएगा तो लास्ट में उसको कन्वर्ट कर देंगे। अब ध्यान दो, आपको फोर्स निकालना है ऑन ए, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि जो नेट फोर्स ऑन ए है विल बी ड्यू टू ऑल द चार्जेस जो उसके आसपास हैं। तो पहले हम निकालेंगे कि ए के ऊपर ये जो बी पोजीशन पे चार्ज है उसने कितना फोर्स लगाया, फिर मैं निकालूंगी ए के ऊपर जो डी पोजीशन पे चार्ज है उसने कितना फोर्स निकाला, और ए के ऊपर जो सी पोजीशन पे चार्ज है विच इज़ -100 माइक्रोकूलम ने कितना फोर्स लगाया है, ठीक है। एक बार पहले डायरेक्शंस देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या रहेंगी। तो ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक लाइन के अलॉन्ग एक्ट करता है जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो आपके पास ये वाला चार्ज यहाँ पर है 1 माइक्रोकूलम का, बी वाला यहाँ पर है, लाइन जॉइनिंग दीज टू, ये हो गई आपके पास। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स द फोर्स विल बी रिपल्सिव। ए को कहाँ फोर्स एक्सपीरियंस हुआ है, इस डायरेक्शन में, इसको ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन ए ड्यू टू बी, FAB जिसको मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। अब सी का देखते हैं। यहाँ पर दिस इज़ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो आपका फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस होगा, बिकॉज इस वाले पॉजिटिव को ये वाला नेगेटिव फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए ड्यू टू सी। ए को सी की वजह से इतना फोर्स लगा है जो कि इस डायरेक्शन में है। अब अगर हम लोग यहाँ की बात करें विच इज़ पॉइंट डी, इसको इधर से ज्वाइन कर देते हैं, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है, तो पॉइंट ए और डी को ज्वाइन करती हुई ये वाली मेरे पास लाइन है, तो इस लाइन के अलॉन्ग मेरे को फोर्स एक्ट करेगा। अब यहाँ पर बात देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ है हमारे को इज़ रिपल्सिव, मतलब ए को इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होएगा विच इज़ द फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी। तीनों समझ में आ गए? 3 फोर्सेस हैं, तो जो नेट फोर्स ऑन ए है विल बी FAB प्लस FAC प्लस FAD, ठीक है, ये सारा निकालना है आपको। परफेक्ट है। अब एक बार देखते हैं ये फोर्स है कितने, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो ये वाली डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 10 सेंटीमीटर्स का। ये वाला 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, ये वाला 100 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एज K इंटू 1 माइक्रोकूलम 1 इंटू 10 टू द पावर -6, 100 माइक्रोकूलम 100 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर्स विच इज़ 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर्स का होल स्क्वायर। हो गया, परफेक्ट है, कोई टेंशन तो नहीं है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज़ इक्वल्स टू के की वैल्यू पे पुट कर देते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। इन सब पावर्स को एक साथ ले लें, 10 टू द पावर -6, इसको मैं लिख सकती हूँ +2, और ये आपके पास दोबारा हो गया -6, और नीचे हो जाएगा आपके पास +1 -2 विच इज़ -1 -1 का स्क्वायर, तो 10 टू द पावर -2 नीचे है, ठीक है। इसको भी एक काम करते हैं, ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पर इसको +2 कर देती हूँ पावर में, इसको हटा दिया, तो आपके पास आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर
9 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 2, ठीक है। सॉल्व किया, आपके पास आंसर आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर, ये आपके पास हो गया 10 टू द पावर -1 न्यूटन। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी निकालूं तो क्या मैथमेटिकली, वो भी एक बात बताओ, इतना ही नहीं होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है क्योंकि ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, मैग्नीट्यूड सेम। डिस्टेंस जो है इनका वो भी 10 सेंटीमीटर्स है, तो मैं इसको सीधा लिख देती हूँ एज 9 इंटू 10 टू द पावर -1 न्यूटन, राइट। अब इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम लोग निकालें तो क्या मुझे पॉइंट ए पे, ये पॉइंट ए हो गया, यहाँ पर एक फोर्स है और यहाँ पर ये दूसरा फोर्स है, इसको भी हम लोग ये एफ ए बी है, सॉरी ये एफ ए सी है, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों का आपका बराबर हो गया है। इनका जो रिजल्टेंट आएगा हमारा, मतलब इनके सेंटर से कुछ यहाँ से पास होएगा, जो एंगल है इन दोनों के बीच में इज़ 120 डिग्री। और 120 डिग्री कैसे है, तो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 डिग्री है, ठीक है। ये पूरा 180 डिग्री होगा, 180 में से 60 गया तो आपके पास बच गया एंगल 120 डिग्री। तो एंगल बिटवीन दिस एंड दिस इज़ 120 डिग्री, राइट। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग निकालें तो आपके पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला है F इज़ इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 कॉस थीटा। यही होता है कि रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो फर्स्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड, सेकेंड का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 कॉस थीटा, इस पूरे का अंडर रूट लेना होता है। इन वैल्यूज़ को अगर मैं पुट करूँ, इनको ना हम लोग लिख देते हैं एज इक्वल्स टू एक्स, ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू कॉस थीटा हमारा है कॉस 120, और कॉस 120 की वैल्यू होती है आपके पास -1/2, ठीक है। यहाँ पर हमने पुट करी -1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपके पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, फाइनल आंसर x, ठीक है। मतलब कि जो नेट फोर्स है इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर -1 न्यूटन। बट अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे, ये हमारा FAB और FAC का रिजल्टेंट आया है, ठीक है। इधर आ जाओ, FAB और FAC का रिजल्टेंट आया है। जो टोटल फोर्स ऑन F है उसके अंदर FAD भी ऐड होएगा, तो वो और करके देखेंगे हम लोग। तो एक बात बताओ, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन A ड्यू टू D? तो उसके लिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी मुझे, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा बिटवीन A पॉइंट एंड D पॉइंट, ठीक है। ये आपके पास 10 सेंटीमीटर्स है, ये हमारा इक्वल डिस्टेंसेस थे तो मेरे हिसाब से ये 5 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। ये वाला एंगल आपके पास 60 डिग्री है, पॉइंट ABC है। तो पाइथागोरस थ्योरम की जगह एक काम करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ साइन थीटा इज़ इक्वल्स टू AD, ये वाला एंगल थीटा आपका, ठीक है, AD अपॉन AB, ठीक है, परपेंडिकुलर AD अपॉन हाइपोटेन्यूस AB, राइट। साइन 60 इज़ इक्वल्स टू AD, जिसकी लेंथ मुझे चाहिए है, अपॉन AB विच इज़ 10 सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर्स में है, इस बात को याद रखेंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू 10 इज़ इक्वल्स टू AD। ये आपके पास 5 आ गया, तो AD की लेंथ आपके पास आ गई 5√3 सेंटीमीटर्स। माइंड दीज पॉइंट्स, ये सेंटीमीटर है, ठीक है। अब एक बार फोर्स अगर हम लोग निकालें, विच इज़ द फोर्स ऑन A ड्यू टू D,
तो ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट डी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल गया है मेरे को। इसका मैग्नीट्यूड आपके पास 75 माइक्रोकूलम था और इसका मैग्नीट्यूड आपके पास 1 माइक्रोकूलम है, ठीक है। डिस्टेंस मिल गया है, आप आराम से कूलम्स फोर्स लगा सकते हो। कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू 75 इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाय 5√3 इंटू 10 टू दी पावर -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी की वैल्यू आपके पास, इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, तो ये आएगी, सेम ही आ रही है, 9 इंटू 10 टू द पावर -1 न्यूटन्स, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, सेम वैल्यू आएगी। अब एक बात बताओ, कलर चेंज कर रही हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। मेरे को मिल चुका है ये वाला फोर्स विच इज़ FAB प्लस FAC, और एक फोर्स है यहाँ पर जो इस डायरेक्शन में है विच इज़ FAD। इन दोनों के बीच का एंगल आपके पास है 90 डिग्री। रिजल्टेंट फोर्स सीधा सीधा इसका अंडर रूट कर दो, ये भी मेरे हिसाब से x ही है, जो हम लोग x लेके चल रहे हैं, तो x² प्लस x², आंसर √2x, ठीक है। आंसर आपके पास फोर्स का आ जाएगा 9√2 इंटू 10 टू द पावर -1 न्यूटन्स। काफ़ी लंबा कैलकुलेशन हो गई, बट मेरे हिसाब से यू गेट द जिस्ट ऑफ इट। आपको अल्टीमेटली करना इतना है कि किसी भी एक पॉइंट पे आपसे पूछा गया है कि इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा ड्यू टू ऑल द चार्जेस जो इसके विसिनिटी में हैं, तो आप सबकी तरफ से फोर्स निकालोगे और उन सारे फोर्सेस का 1, 2 एंड 3 इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम करोगे। मैंने पहले इसका और इसका वेक्टर सम कर दिया क्योंकि ये दोनों आसान थे, तो इनका इधर डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ गया। फिर इसका और इनका, ये 90 डिग्री के एंगल पे है, इनका रिजल्टेंट निकालना हमारे लिए फिर से आसान है, तो मैंने उसको फिर उस तरीके से। Okay, so the next question is a total charge Q is broken into 2 parts Q1 and Q2। इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, थोड़े से हमारे डिफ्रेंसिएशन के कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं, तो थोड़ा मैक्सिमम मिनिमम हम लोगों को नॉलेज होनी चाहिए बिफोर वी सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक चार्ज Q को अगर मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, Q1 प्लस Q2, तो क्या मेरा नॉर्मल सिंपल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है उससे मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ, Q इज़ इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हर जगह अप्लाई होता है, तो चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। गलत स्टेटमेंट हो गई ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इन एन आइसोलेटेड द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। हमारी आदत हो गई है बोलने की, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, मत बोलो उसको, गलत हो जाएगा वो। टोटल चार्ज आपका Q था, ब्रेक हो गए, Q1 प्लस Q2 हो गया, एंड दे आर प्लेस्ड एट r डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। अब हमने क्या किया, ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इन दोनों को हम लोगों ने r डिस्टेंस दूर रख दिया है। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम विल अकर व्हेन। इन दोनों के बीच में मुझे चाहिए है कि जो फोर्स लग रहा हो वो मैक्सिमम हो, और वो कब होगा, वैल्यूज़ ऑफ चार्जेस जो हैं वो दे रखी है इन टर्म्स ऑफ द इनिशियल चार्ज Q। तो सबसे पहले तो एक बात बता दो, व्हाट विल बी द फोर्स। तो F इज़ इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r², राइट। अब इस फोर्स को मुझे क्या करना है, मैक्सिमम करना है, ठीक है। पर मेरे को यहाँ पर वेरिएबल्स जो है ना, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में 2 वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, एक Q1 और दूसरा Q2। 2 वेरिएबल्स को हटा के एक वेरिएबल लेकर आते हैं, तो अपनी फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं। ये आपके पास जो पहली इक्वेशन गिवन है, इसमें से क्या मैं Q2 की वैल्यू लिख सकती हूँ एज Q माइनस Q1, है ना। Q1 बस उस दूसरी तरफ मैं ले गई, तो Q2 इज इक्वल्स टू Q माइनस Q1, और यही वैल्यू Q2 की मैं अब इस फॉर्मूले में डालूंगी। ज़्यादा एरोज हो गए ना,
आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड F इज इक्वल्स टू आ जाएगा K, Q1 की जगह Q1 रहने दो और Q2 की जगह लिख दो Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, राइट। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफ्रेंसिएशन करनी है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको फोर्स को मैक्सिमम करना है, दैट मीन्स जो फोर्स है DF बाय DQ1 शुड बी इक्वल्स टू 0। मैंने इसको Q1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि Q1 ही मेरा वेरिएबल है। यहाँ पर सोच के देखो, जैसे जैसे Q1 की वैल्यू मेरी चेंज होएगी उसके हिसाब से ही तो मेरी फोर्स की वैल्यू चेंज होएगी, और Q1 की वैल्यू चेंज होएगी तो Q2 की वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, राइट। ये वैल्यू क्या है Q1 और ये पूरी वैल्यू क्या है Q2। तो अगर ये चेंज हुई तो Q माइनस Q1 भी चेंज हो गया, और ये दोनों चेंज हो गए तो मेरे पास फोर्स भी चेंज हो गया। अगर मुझे ये मैक्सिमम चाहिए है तो मैक्सिमम मिनिमम वाले कंसेप्ट को याद करो। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये करते हो कि F को, जो भी आपके पास मतलब क्वेश्चन होता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, उसको विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल डिफ्रेंशिएट करते हो और उसको इक्वल्स टू 0 पुट करते हो, ठीक है। एक बार फटाफट डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो DF बाय DQ1 Q1 के रिस्पेक्ट में, कि आपके पास कांस्टेंट है, R स्क्वायर आपके पास कांस्टेंट है, इसको अंदर रहने देते हैं। आपका आया D बाय DQ1 Q1 मल्टीप्लाइड बाय Q माइनस Q1, ठीक है। क्या इसके अंदर आपका प्रोडक्ट रूल लग रहा है? अगर आपके पास पी क्यू रहने देते हैं, एक्स वाई ले लेते हैं। अगर आपके पास एक्स वाई दो वेरिएबल्स हैं, उनको टी के रिस्पेक्ट में अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, मान लेते हैं डी बाई डी टी ऑफ एक्स वाई, तो आप क्या लिखते हो, एक बार एक्स कांस्टेंट डी वाई बाई डी टी और एक बार वाई कांस्टेंट डी एक्स बाई डी टी। यही तो है प्रोडक्ट रूल। इसको ही अगर यहाँ पर लगाऊँ मैं, तो एक फंक्शन आपके पास है Q1 मान लेते हैं x, और दूसरा फंक्शन है Q माइनस Q1 मान लेते हैं y। उन दोनों को Q1 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो k टाइम्स डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, Q1 को कांस्टेंट रख देते हैं पहले और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो Q कांस्टेंट हट गया, -1 प्लस Q माइनस Q1 को कांस्टेंट रखा और Q1 को डिफ्रेंशिएट कर दिया। आ गया आपके पास। इसी को इक्वल्स टू 0 कर दो, ठीक है। अब k अपॉन आर स्क्वायर तो 0 हो नहीं सकता, दैट मीन्स ये वाला पूरा फंक्शन आपका 0 होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ एज माइनस ऑफ Q1 प्लस Q माइनस Q1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सॉल्व करना ज़रा एक बार। Q minus of 2Q1 is equals to 0. This implies Q is equals to 2Q1, या फिर Q1 is equals to Q by 2। मतलब जब Q1 की वैल्यू हाफ ऑफ Q होगी तब मेरा फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम लगेगा, और अगर ये आधी है तो Q2 भी तो इसका आधा होगा। मतलब ऑप्शन आपके पास यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन 4th करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, आपके पास 3 चार्जेस हैं, 4Q, Q और Q are placed in a straight line in the position of 0, L by 2 and L respectively. The resultant force on Q will be 0 if capital Q is equals to। डायग्राम ड्रॉ करा करो वरना कन्फ्यूजन ही रहेगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको अगर इंटरप्रिटेशन आसान है क्वेश्चंस का, आप आराम से उसको सॉल्व कर पा रहे हो, मतलब इंटरप्रेट कर पा रहे हो, ड्रॉ कर पा रहे हो डायग्राम्स को, तो आप बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 4Q है, ये आपके पास Q है और ये आपके पास Q है। ये पोजीशन 0 है, ये पोजीशन L by 2 है और ये पोजीशन L है। दैट मीन्स ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, L हो गया। ये डिस्टेंस कितना हो गया, L by 2, और ये वाला भी L by 2, ठीक है। मतलब इधर से इसको और इसको यहाँ से हटा देते हैं, परफेक्ट। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q इस वाले के ऊपर विल बी 0 अगर मेरी कैपिटल Q की वैल्यू
क्या होगी। सबसे पहले तो पोलैरिटी बता दो यहाँ पर क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। मतलब कि आपको चाहिए कि मेरा जो ये वाला चार्ज है, ये वाला चार्ज है इन क्वेश्चन, ठीक है, जो नेट फोर्स है ऑन स्मॉल क्यू शुड बी इक्वल्स टू 0 का साफ साफ ये मतलब है कि इसकी वजह से जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा और जो इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा, दोनों की डायरेक्शन तो ऑपोजिट ज़रूर होनी चाहिए। ये पॉजिटिव है, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको कैंसिल करने के लिए मुझे एक फोर्स इधर चाहिए है, मतलब कि इस चार्ज के ऊपर, स्मॉल चार्ज क्यू के ऊपर, इसकी वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में लगना चाहिए। और वो कब लगेगा, ये तो पॉजिटिव है ही है, तो इसकी पोलैरिटी नेगेटिव होनी चाहिए। ऑप्शन 4 तो रूल आउट कर दिया हमने। अब बचा इन तीनों में से, तो सिंपल अपना वो लगाते हैं, दैट इज़ F on Q due to 4Q प्लस F on Q ड्यू टू कैपिटल Q इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकती हूँ F on Q ड्यू टू 4Q इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F on Q ड्यू टू कैपिटल Q। परफेक्ट। डायरेक्शंस का समझ आ गया, पोलैरिटी समझ में आ गई। मैग्नीट्यूड क्या यहाँ से मैं बराबर लिख दूँ, ये डायरेक्शन ही तो दिखा रही है ना कि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन मेरी ऑपोजिट है, बट इनका जो मैग्नीट्यूड है वो मेरे पास बिल्कुल सेम है। तो इनके मैग्नीट्यूड को इक्वेट करूँ अगर मैं, तो सबसे पहले तो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज कंसिडरेशन में लेते हैं, दैट इज़ ये वाला फोर्स निकाल रहे हैं हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ Q इंटू 4Q डिवाइडेड बाय, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है L² इज़ इक्वल्स टू, अब मैं ये वाला फोर्स निकाल रही हूँ, मतलब इसके और इसके बीच में कितना हो गया, K Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय L/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर इनमें से कट करें, K से K गया, Q से Q गया, और आपके पास L² से L² भी गया, और आपके पास L² से L² भी गया, तो बचा यहाँ पर 4Q डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू कैपिटल Q 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या वैल्यू आ गई आपके पास, Q और Q बराबर है। क्या पोलैरिटीज़ समझ में आ रखी है, नेगेटिव होगी, दैट मीन्स आपके पास ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग अ चार्ज ऑफ -Q1 इज मूविंग अराउंड अ चार्ज ऑफ +Q2। ये तो कुछ ऐसा सिस्टम हो गया जैसा हमारा एटम में होता है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ मूव कर रहा है ऑफ रेडियस r। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द चार्ज -Q1 इज, Q1 लिखना रह गया हमारा यहाँ पर, -Q1 इज क्या होगा। अगर मैं इसका छोटा सा वो डायग्राम बना के देखूँ, ये आपके पास 1 और ये 2, ठीक है। यहाँ पर है आपके पास Q2 चार्ज, यहाँ है Q2, और ये Q1 आपका चार्ज इसके चारों तरफ घूम रहा है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ऑब्वियस सी बात है, अट्रैक्टिव फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, जो सेपरेशन आपको दे रखा है वो है R। तो फोर्स कितना है, सबसे पहले तो फोर्स ही निकाल लो, रेवोल्यूशन का पीरियड तो हम लोग देखते हैं। तो F इज़ इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बाई R²। K को 1/4πε0 लिख देते हैं, क्योंकि मुझे आंसर्स में ε0 दिखाई दे रहा है हर जगह। Q1 Q2 R², ये आपके पास फोर्स हो गया, ठीक है। अब यही फोर्स जो है, अगर मैं बात करूँ Q1 के ऊपर, ये इतना फोर्स एक्ट कर रहा है, राइट। मुझे सारी चीज़ें जो निकालनी है, जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन भी निकालना है, वो Q1 चार्ज का निकालना है ना। ये वाला मूव कर रहा है इसके चारों तरफ, तो इसके ऊपर इतना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है।
तो यही फोर्स को मैं क्या मास इंटू एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर सकती हूँ। तो m इंटू ए इज इक्वल्स टू Q1 Q2 बाय 4πε0r² लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ Q1 आ जाएगी Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0m इंटू r²। ये आ गई है मेरे पास एक्सेलरेशन। आपके पास जो एक्सेलरेशन होता है सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा है इज इक्वल्स टू ω²x। ठीक है, ओमेगा क्या होता है आपके पास? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपके पास होगी 2πμ, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2π/t, क्योंकि मुझे टाइम पीरियड चाहिए तो उसको t की फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। तो a की वैल्यू लिखी जा सकती है एज 2π/t का होल स्क्वायर इंटू x, जो डिस्टेंस हो गया हमारा इज r। यही तो है हमारा ऑर्बिट का जो रेडियस है। तो a की वैल्यू को लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन 4πε0mr² और इज इक्वल्स टू 2π² इंटू r। इसको आप पूरा लेफ़्ट राइट करके सॉल्व करोगे तो आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू √16π3ε0mr³ डिवाइडेड बाय Q1 इंटू Q2 विच इज़ ऑप्शन 1। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हो गया। इसमें जो मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है इज़ दिस वन, द एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ω²x। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए मैं देके जा रही हूँ, थोड़ा सा इसमें APGP की नॉलेज लगेगी। क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा रूल रहेगा, एक क्वेश्चन विल ऑलवेज बी गिवन टू यू एज होमवर्क। ठीक है, एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं आपके पास, सबका चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, एक्स एक्सिस पे प्लेस कर रखे हैं। कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 1 2 4 8 टिल इन्फिनिटी। अगर 1 कूलम का चार्ज ओरिजिन पे है तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है बाकी सारे चार्जेस की वजह से जो एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं अनटिल इन्फिनिटी। थोड़ा सा हिंट रहेगा, इसका हिंट है आपका जीपी की एप्लीकेशन होगा। ठीक है, फोर्स निकालो, उनको ऐड करके लिखो। आपका जो फॉर्मूला बिल्कुल शॉर्ट होते 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 आएगा ना, लास्ट में एक फॉर्मूला लगेगा जो जीपी का होगा, इनफाइनाइट जीपी का, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।